नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारा खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार अब सिर्फ कृषि और प्रवासी मजदूरों का राज्य नहीं, बल्कि तेजी से उभरती औद्योगिक ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। निवेशकों का बढ़ता भरोसा और सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य की तस्वीर बदलने का साफ साफ संकेत दे रही है। इसी कड़ी में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की परियोजना समाशोधन समिति यानी पीसीसी की बैठक में 29 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए करीब 37 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की गई है, जबकि उद्योगों को तेजी से शुरू करने के लिए प्लग एंड प्ले शेड्स के आवंटन को भी हरी झंडी दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन परियोजनाओं के जरिए बिहार में लगभग 6000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हुआ है। अनुमान है कि इससे करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी यह सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वीकृत परियोजनाओं में एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम आयन बैटरी, कंप्रेस्ड बायोगैस, प्लास्टिक उत्पाद और हाईटेक उपकरण निर्माण जैसे भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्र भी शामिल है। राज्य के उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह का कहना है कि बढ़ता निवेश बिहार की नीतियों पर निवेशकों के मजबूत विश्वास का प्रमाण है। उनका मानना है कि ये परियोजनाएं बिहार को एक आधुनिक औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सिकंदरपुर, हथुआ, फारबिसगंज, लोहट, बरियारपुर और फतुहा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाली ये इकाइयों केवल फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि बिहार के आर्थिक भविष्य की नई नींव बनेगी। सवाल अब ये नहीं कि बिहार में उद्योग आएंगे या नहीं, बल्कि ये है कि बिहार की औद्योगिक उड़ान कितनी ऊंची जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये निवेश जमीन पर उतरकर रोजगार में तब्दील हो पाएगा? क्या बिहार अपने युवाओं को राज्य के अंदर ये अवसर देने में सफल होगा? और क्या ये औद्योगिक अभियान बिहार की आर्थिक दिशा और दशा दोनों बदलने की शुरुआत साबित होगा? तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या बिहार अब सिर्फ पलायन की पहचान से बाहर निकलकर निवेश और उद्योग की नई राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या वो राज्य जिसे कभी रोजगार के लिए युवाओं के बाहर जाने की मजबूरी के तौर पर देखा जाता था, अब खुद रोजगार पैदा करने वाला केंद्र बनने जा रहा है? आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के जो बयान सामने आए हैं, पहले सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, मंत्री की तरफ से, एक बार पहले उन बयानों को सुन लीजिए। देखिए, बिहार में सरकार जिस तरह से घोषणा पर घोषणा कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि घोषणा करने वाली सरकार है और जुमलाबाजी पर आधारित सरकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सरकार के खजाने खाली हैं। सरकार को वेतन और पेंशन देने के पैसे नहीं हैं और सरकार राजस्व के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर पर 1200 रुपये टैक्स लगाने की बात कर रही है और स्टेट हाईवे को टोल टैक्स के माध्यम से राजस्व वसूली का माध्यम बनाना चाहती है। जब सरकार के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, सरकार के पास पूंजी उपलब्ध नहीं है, तो बिहार में 6000 करोड़ रुपए के उद्योग, 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश उद्योग के डिपार्टमेंट में करके दिखाएंगे साहब। और उस बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे पूरे बिहार की दायित्व दिया। आज साथियों गर्व होता है ये बताते हुए कि 20 नवंबर जिस दिन पहली बार 2025 के चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और सरकार को गठित किया गया था, हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ये निर्णय लिया है कि 20 नवंबर 2026 तक पूरे बिहार में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश उद्योग के डिपार्टमेंट में करके दिखाएंगे साहब। बिहार में जितना फैक्ट्री बंद है, अगर उसको चालू कर दिया जाए तो जो हमारे मंत्री या हमारे सरकार ने वादा किया उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक नंबर बात, जब आदमी कोई काम को करने के लिए सोचता है, करता है,
तो सबको करने वाला भगवान मालिक है, वो समय पर काम हो जाता है। हम लोग ये वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं पूरे देश में। अब कोई पूछेगा कि जगह कहाँ से आएगा, ये कोई पूछने की बात है। जब समय आएगा तो समयानुसार सारा काम होगा। ये भाजपा का सरकार है बिहार में विकास होगा। एनडीए का सरकार है, बिहार में विकास का गंगा बहेगा। और सबसे पहले जितना बंद फैक्ट्रियां हैं उसको खोल दिया जाएगा तो रोजगार का अवसर लोगों को मिले। तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, नए नए बड़े बड़े निवेश बिहार में लगने वाले हैं। इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पलायन भी रुकेगा। हालांकि ये सब कब तक हो पाएगा बिहार में, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुलभूषण गोपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, और विवेक कुमार जी उद्योगपति बिहार एग्रोक्रेम प्राइवेट लिमिटेड भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, काफी निवेश की बात हो रही है बिहार में, इतना सब कुछ हो जाएगा बिहार में, तब तो बिहारियों को कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सवाल पर मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे गर्व भी हो रहा। हंसी क्यों आ रही है मनीष जी, आप पहले यही बता दीजिए। हंसी इसीलिए आ रही है आप भी तो लगातार बयानबाजियों को सुन रहे हैं, और अच्छी बात तो है काफी कि इतने सारे अगर काम हो जाएंगे बिहार में तो फिर तो पलायन नाम का शब्द ही बिहार से हट जाएगा। तो ऐसे में तो सबसे पहले यही पूछना बनता है, फिर हंसी क्यों आ रही है आप? बिहार देश की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है राज्यों में, अन्य राज्यों की तुलना में। मैं आपको बता दूं, ठीक है, विपक्ष कई ऐसे डाटा देते हैं जिसमें कि बिहार फिसड्डी है, मैं उन डाटों को भी स्वीकार करता हूं। लेकिन जब विपक्ष इस प्रकार का डाटा देता है तो वह भूल जाता है कि पूरे देश की तरक्की एक साथ हो रही है। आज बिहार भी तरक्की कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था रुक गई है या उसका विकास रुक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है, तो स्वाभाविक है अगर बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो दूसरे राज्यों की भी बढ़ी है। इसीलिए शायद हम उसको छू नहीं पा रहे, ये अलग बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वह बिहार की, अगर हम तुलना करें पिछले 10 वर्षों की, उसके पहले के 10 वर्षों की, उसके पहले के 10 वर्षों की, तो उसकी तुलना में अर्थव्यवस्था बिहार की बहुत बढ़ी है। जहां तक आपने आज का जो मुख्य विषय रखा है उद्योग से संबंधित, तो देखिए यह बात सही है। एक समय था जब हमारे मुख्यमंत्री कहते थे कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग सकते, क्योंकि उस समय उस प्रकार के वातावरण नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो है वह वातावरण बदले, उसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास किया है। सबसे पहले तो बिहार जो था जी, उसको घटाकर सरकार ने अब इसको फ्लड में बहुत कंट्रोल किया है। पहले जितना ज्यादा क्षेत्र जो है वह बाढ़ से प्रभावित होता था पिछले 3-4 वर्षों में, उसमें कमी आ रही है। धीरे धीरे सरकार उस पर नियंत्रण कर रही है, फ्लड एरिया से बच रहा है। दूसरा चीज क्या है कि जो आवश्यक उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए जो आवश्यक चीजें उपलब्ध होती थी, जैसे आपने कहा कि वो सरकार ने उसके लिए भूमि की व्यवस्था, सस्ती भूमि की व्यवस्था करवाई। बिल्कुल। क्राइम एंड कंट्रोल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया। इसके साथ साथ जो है तो भूमि बैंक स्थापित की गई। जो लैंड है मॉर्गेज, जो सरकार जो लैंड अधिग्रहण करती है उसका जो सर्किल रेट है, जो जनता से जो भूमि अधिग्रहण करती है उसका सर्किल रेट को सरकार ने बढ़ाया, 4 गुना किया है। उसका लाभ जो लोग पहले भूमि देने से डरते थे, अब उनको उसका लाभ बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मिलेगा। तो इस प्रकार से सिंगल विंडो सिस्टम किया। इलेक्ट्रिफिकेशन, पहले बिहार की बहुत बुरी स्थिति थी आज से 10 साल पहले, लेकिन अब इलेक्ट्रिफिकेशन इतना अच्छा हो गया कि 24 घंटे
22 घंटे बिजली हर एरिया में, बिहार के हर एरिया में लगभग 20 से 22 घंटा बिजली रहती है। तो उद्योग बढ़ाने के लिए उद्योग के अनुकूल जो वातावरण होना चाहिए था, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, उसके लिए हर जगह कहीं किसी भी जगह पर पुल पुलिया बन गए। तो चाहे वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो या कोई भी हो, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण जो आज से 10 साल पहले तक नहीं था, डबल इंजन की सरकार आने के बाद वो वातावरण बिहार में स्थापित हुआ। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि हाल के दिनों में मैं देख रहा हूं कि कई ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति, खुद अडानी जैसे लोग, या जो आपको क्या कहते हैं, टाटा ग्रुप है, आईटीसी लिमिटेड है, ब्रिटानिया है, अमूल है, पेप्सिको है, इस प्रकार से अभी बरौनी में देखिए बॉटलिंग प्लांट खुले हुए, हमको लगता है 4 से 5 साल हो गए। तो और भी इस तरह से जो आपको टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण वगैरह में कोविड के बाद जो सरकारें आई, उसमें जो लोग आए थे स्किल्ड लेबर लोग, उन लोगों ने अपने काम शुरू किए, सरकार ने उनको सहयोग किया। तो इस प्रकार से वातावरण बनाने का निरंतर सरकार प्रयास कर रही है और एक माहौल खड़ा करके उद्योगपतियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क करके, और उसमें एमओयू तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द यह जो है इसमें सरकार को सफलता मिलेगी। और यह सिर्फ हंसने वाली बात मैंने इसलिए नहीं की, मैंने इसलिए की कि लगातार सरकार उसके अनुकूल वातावरण बिहार में तैयार करने की कोशिश कर रही है। जिस बिहार को माना जाता था कि यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग सकते, यह फ्लड एरिया है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, उस बिहार में निवेशक भी अब जो है सो आकर्षित हो रहे हैं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि उद्योग धंधे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मनीष जी, लौटेंगे आपके पास। प्रमोद सिन्हा जी का रुख करना चाहूंगी, और भी गेस्ट भी हमारे साथ एक एक करके सबका रुख करेंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, अब तो लगता है बिहार का काया पलटने वाला है। 600,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 6,000 करोड़ का निवेश जो है वो मिलने वाला है बिहार को। काया पलटेगा और पलायन जो है अब नहीं लगता बिहार में होगा, जो सबसे एक अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि लोगों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है। नहीं, जब अभी आपने श्रेयसी सिंह का जो उद्योग मंत्री हैं, और उनका जब इंट्रो चलाने का काम किया और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2026 तक 5 लाख करोड़ के निवेश जो है हम करके दिखलाएंगे, तो उस समय हमको हंसी जरूर आया। हालांकि हम लोग तो काफ़ी चिंतित रहते हैं बिहार और बिहार वासियों को लेकर के कि आज भी जो है पलायन 21 वर्षों के एनडीए के शासनकाल के बावजूद जो है पलायन बदस्तूर जारी है। अभी देखिए दिसंबर 2024 में बिजनेस समिट इन लोगों ने लगवाने का काम किया था और उसमें 1.81 लाख करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश का बात इन लोगों ने कहने का काम किया था और कहा था कि एमओयू हुआ है 2 लाख करोड़ के निवेश का। आज हम 2026 में जुलाई महीने में बैठ करके और आपसे बात कर रहे हैं, तो इनसे एक सवाल बनता है ना कि वो कहाँ गए 1,81,000 करोड़। बिहार के कौन सुदूरवर्ती जिले में आपने इन्वेस्टमेंट करने का काम किया, कहां आपने इंडस्ट्री लगाने का काम किया, इस बात का तो जवाब इनको देना चाहिए। दूसरी बात, अभी चुनाव के ठीक पहले जब गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे बिहार, तो उन्होंने पत्रकारों के सामने यह कहने का काम किया था कि बिहार में तो जमीन है नहीं जहां पर उद्योग लगाए जा सकते हैं, एआई की व्यवस्था वो कर सकते हैं। इन्होंने वो बात कहने का काम किया था। अब देखिए बिहार सरकार के मंत्री ने कितनी बड़ी बात कह दी कि 2026 से जो है 26 नवंबर 2026 तक जो है हम 5 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। कैसे करेंगे? तो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये लोग कुछ भी तब्जबाज जो है बिहार और बिहार के लोगों को दिखलाने का काम करते हैं। इनको नहीं पता है कि बिहार की जो है 2/3 आबादी जो है वो मात्र 10,000 रुपया मासिक आमदनी पर जो है गुजर बसर करने का काम करते। अब सवाल उठता है, अभी एक ईसा फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूं, अभी इन्होंने जो है जो शमशान, पटना का जो बांस घाट का शमशान या कहिए शवदाह गृह जो है उसको इन लोगों ने देने का काम किया, जिसपे सरकार की लागत जो है 90 करोड़ रुपया आया था। अब आप देखिए
कि आप उनको 1 रुपया पर दे दिए, 300 रुपया में जो 100 का दाह संस्कार हो जाता था, अब उस पर कीमत आएगी 5,000 रुपया। और जो गरीब आदमी है, जो अपना किसी प्रकार से जो बिजली के माध्यम से जो अपने परिजनों का शव दाह करने का काम करते थे, जिस पर 300 से 500 रुपया का खर्च आता, अब वो 5,000 रुपया आ जाएगा। तो और मुंगेर में उसी ईसा फाउंडेशन को 15 एकड़ जमीन जो है, इन लोगों ने 1 रुपया पे देने का काम किया। आप जमीन किससे लेते हैं? आप जमीन लेते हैं बिहार के किसानों से। किसानों का मुआवजा जो है समय पर नहीं मिलता है, और इसी को लेकर के किसान राजधानी पटना में भी आंदोलन करने का काम किया था। आप लोगों ने भी देखने का काम किया था। उनको मुआवजा के लिए जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। आप जो है किसी भी तरह से सरकारी दबाव डाल करके किसानों के जमीन को लेने का काम करते हैं और उद्योगपतियों को 1 रुपया में देने का काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस प्रकार की इनकी नीति है अपने उद्योगपति मित्रों को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की, वो एक बात इसमें झलकती है। लेकिन अगर श्रेयसी सिंह जो उद्योग मंत्री हैं, अगर कह रही हैं कि 6,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट होगा और उसके लिए 29 प्रोजेक्ट को हम लोगों ने मंजूरी देने का काम किया। मैंने पूर्व के जो 1.81 लाख करोड़ की मैंने बात कही कि जो निवेश आए और उस पे जो MOU इन लोगों ने करने का काम किया, तो धरातल पर तो 2.5 सालों में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो क्या दावा इनके दावा में कितना सच्चाई है, ये तो खुद जो है परत दर परत जो है ये चीजें सामने आ जाती हैं। आपको याद होगा कि जब शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने थे, तो उन्होंने एक से एक लंबे चौड़े दावे करने का काम किए थे। जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर करने का काम कर रहे हैं कि अब बिहार का जो है ना देश स्तर से ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। और नीति आयोग जो कहता है, नीति आयोग इन्हीं का आयोग है, इन्हीं के मंत्री, बिहार के ही लोग जो केंद्रीय मंत्री हैं उस नीति आयोग के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष होते हैं। तो ये उसी नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि बिहार जो है हर पैमाने पर अंतिम पंक्ति पे खड़ा है और उद्योग के मामले में तो वो और भी पीछे है। यहाँ पर तो इंडस्ट्री लगा ही नहीं है। 3 जो प्रमुख इंडस्ट्री लगा जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने रेल फैक्ट्रियां 3 बड़े लगाने का काम किए थे। और उसके बाद तो देखिए ना, अभी चुनाव के पहले अमित शाह ने कहा था ना कि हम जो है चीनी मिलें खोलने का काम करेंगे, 29 चीनी मिले। तो भाई अब तो 6 महीना से ज्यादा समय बीत गया। जो पुरानी जो चीनी मिलों की बात हो रही है, बार बार प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो उसी चीनी मिल के उत्पादित चीनी से चाय बना करके पिएंगे। तो वो कब वो समय आएगा और बिहार के लोग कब वो दिन देखेंगे? सिर्फ वायदा पर वायदा और तारीख पर तारीख बिहार के लोगों के नसीब में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेंगे, आपके पास लौटेंगे भी, और भी लोग हमारे साथ हैं तो एक एक करके रुख कर लेते हैं। सबसे पहले विवेक कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। उद्योगपति जो हैं, इस क्षेत्र में आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। अब तो लगता है कि इतने सारे निवेश अगर बिहार में आएंगे तो फिर तो उद्योग क्षेत्र के लिए काफी बड़ी बात होगी है। जी नमस्कार। देखिए, सिचुएशन जो अभी है इम्प्रूव तो कर रहा है काफी दिनों से। मतलब लोगों का विश्वास जो है वो आ रहा है बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, मगर हम लोग जैसे लोग जो बिहार के ही हैं, हम लोगों का इंडस्ट्री वहाँ करीब 2015-15 से लगा हुआ है। तो थोड़ा बहुत अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। जैसे भाई साहब ने कहा इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कि बिजली काफी इम्प्रूव की है, तो सही है, बिजली की अवेलेबिलिटी तो हो गई है, बट वोल्टेज और उसके साथ जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है। इस पे थोड़ा काम होने की जरूरत है। उसके बाद जो लोकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जो फैसिलिटीज मिलती है, जैसे अभी SIPB से सब्सिडी हो गई, या ये सारे चीजों को स्मूथ करने की जरूरत है। वो अभी भी बहुत ही टीडियस टाइप का प्रोसेस है। जो एक टिपिकल गवर्नमेंट का जो पहले हुआ करता था प्रोसेस, मतलब लेंदी टाइप का, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसको सुधारने की जरूरत है। वो अभी अगर हो जाए, थोड़ा स्मूथ सर्विस मिले, तो और भी काफी उद्योग आएगा। और बिहार में देखिए एज अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ के लोग, हम लोग काफी इंटरप्राइजिंग हैं, लोग भी मेहनती हैं।
बट लोगों को ये ट्रस्ट अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है कि ये परमानेंट सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा। जो वर्कर कम्युनिटी है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको ये परमानेंसी का थोड़ा मतलब विश्वास होना जरूरी है। उसमें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, बट होपफुली स्लोली ये हो जाएगा जरूर। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। कुलभूषण गोपाल जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, तो उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण जी, एक तरफ तो है जो सत्ता पक्ष की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हाँ इतने निवेश जो हैं अब बिहार को दिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष वहीं लगातार बार बार आवाज उठा रहा है। तो क्या लगता है, बिहार में निवेश सचमुच सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या जमीनी हकीकत भी इसकी देखने को मिलेगी? देखिए, जो बिहार में उद्योग की बात है, उद्योग की बात ये सब कर रहे हैं। दरअसल ये उद्योग, कौन उद्योग आएगा यहाँ, कौन उद्योग सर्वाइव करेगा और कौन उद्योग होगा जहाँ बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, रोजी रोटी के लिए बिहार में काम करेंगे। बिहार हमारा एग्रो बेस्ड स्टेट है, यहाँ कृषि आधारित उद्योग सर्वाइव करेगा। जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि हम चीनी मिल खोलेंगे, ये सही फैसला था। बिहार में चीनी मिल को खोल दें तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब आप ऐसा चीज का इंडस्ट्री बैठाएंगे, वो सर्वाइव नहीं करेगा, भाग जाएगा। याद कीजिए 1952 से 1990 के बीच ग्रेट इक्वलाइजेशन के कारण पूरा का पूरा चौपट हो गया बिहार। बिहार का खनिज जो था, यहाँ का जो भी उपयोगी चीजें थी हमारे पास, कोयला लोहा जो था, सभी दूसरे स्टेट अपना बॉम्बे और कर्नाटक ये सब में चला गया, समाप्त हो गया मेरा। और वही गलती फिर दोहराया जा रहा है। अब सोचिए, बिहार जो है पूरे देश में सबसे अधिक बड़ा मार्केट दवा का मार्केट, और दवा कितनी फैक्ट्रियां हैं, गिने चुने फैक्ट्रियां हैं। सवाल उठता है, उद्योग 6000 करोड़ आप लगा दीजिए, क्या लगाइएगा कि हम उपभोक्ता बन के रह जाएंगे। तो ये जो कम से कम इसकी चिंता नहीं कीजिए। सब जो पलायन की बात होती है, उस पलायन की चिंता मत कीजिए, पलायन होता रहेगा। आप सामान बनाएंगे कहीं और यहाँ बेचेंगे, पैकिंग करेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला। आप एग्रो बेस्ट कीजिए। आप सब्जी मंडी सुबह में चले जाइए, यगम कुआं पटना में है या फिर मीठापुर की सब्जी मंडी है, किसान जो सब्जी लागत है 20 रुपये किलो, वह 2 रुपये किलो नहीं बिकता है। कभी कभी किसान सब्जी फेंक के चला आता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एग्रो बेस्ट जो सब्जी का उपयोग है या दवा का उपयोग है या बिस्किट का है या इस तरह के कई जो हम उपभोक्ता सामग्री है उसका उपयोग करते हैं, उसका कोई यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। उस इंडस्ट्री का हम यदि लाभ बनाएंगे तो अधिक से अधिक लोगों, किसान को भी लाभ होगा और मजदूरों का भी लाभ होगा। ये 6000 करोड़ रुपये का ध्यान यह रखना होगा जो हम इसका सदुपयोग करें। जो पिछले दिनों गलती हुई है, इसकी गलती दोहराए नहीं। हम उद्योगपति हमेशा चाहते हैं कि उनको मुफ्त में मजदूर मिल जाए। वो 10,000 5,000 में नौकरी देंगे, फिर मजदूर पलायन करेगा। मजदूरों का जो मिनिमम जो वेजेज होता है गारंटी करना पड़ेगा। उनको लेबर जो एक्ट होता है उसके तहत उनको सुविधा देना होगा। और पहले स्टडी हो, बिहार में स्टडी हो जो किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाएंगे। आपको जान लेना चाहिए, लगभग 3000 इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है, 3300 या 400 के आसपास है। क्या उद्योग, क्या रोजगार का क्या हाल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। रही बात भूमि बैंक की, उद्योगपति कहेंगे हमें जमीन दीजिए। वाकई अमित शाह ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। जमीन की कमी बिहार में है, 4 गुना आपने उसको कह दिया कि जो हम मार्केट रेट से हम जमीन महंगा देंगे। अरे मार्केट रेट नहीं है, वह जो है वह आपको जो उसका सरकारी रेट है उसका 4 गुना होता है। जमीन नहीं है, जो जमीन है ग्रामीण क्षेत्रों में है, कृषि बेस्ड उद्योग लगाइए। 4000 करोड़ रुपये से यदि चीनी मिल खोल दें, यदि हम एग्रो बेस्ड यदि प्रोसेसिंग यूनिट बैठा दें, हमारे आलू सड़ते हैं, आलू सस्ता बिकते हैं, प्याज की गड़बड़ी होती है। हम सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्यों में से एक हैं। हमसे शायद ही कोई करने, यदि तमिलनाडु को छोड़ दें तो मक्का हमसे अधिक उपजाता हो, लेकिन उस मक्का का क्या होता है, आधे से भी कम रेट पर मक्का यहाँ खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर से तमिलनाडु चला जाता है कॉर्न फ्लेक्स के लिए। यदि इस उद्योग को यहाँ में बैठाएंगे, यहाँ के उद्योग को यहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए यदि हम सुविधा नहीं देते हैं, यदि उन्हें हम फोर्स नहीं करते हैं, हमारे यहाँ जो कॉर्न फ्लेक्स आएगा या जो मेडिसिन आएगा, जितना आएगा उसका परसेंटेज क्या करो। हम तुमको जमीन देते हैं,
जमीन देंगे यहाँ, लेकिन तुम उद्योग हमें आदमी वाला रोजगार दो, वो मोबाइल वाला रोजगार नहीं दो जो 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट किए और 10 आदमी की नौकरी मिली, नहीं चलने वाला है। हम वही चलेगा जो यहाँ के उत्पादन है, हमें कृषि उत्पादन है, हम जो उपभोक्ता जिस वस्तु को हम उपयोग करते हैं उस पर आधारित उद्योग हो, और उस उद्योग के लिए वो उद्योग की स्थापना बिहार में हो, बिहार के लोगों को रोजगार मिले। और एक अंतिम में हम बात बताना चाहते हैं, एक कहावत है, सूरदास को एक भोजन में बोला क्या घी आपको मिला, कहा घी गड़गड़ाएगा, मैंने गिरेगा तब तो हम जानेंगे। बिहार उद्योग के मामले में सूरदास की स्थिति में है। जिस दिन आपको लाइन रुक जाएगा, सोच लीजिएगा कि यहाँ औद्योगिक विकास हुआ है, उद्योग लग रहा है, अन्यथा 10,000 की नौकरी करने हमारे लोग ट्रेनों में लदकर दिल्ली जाएंगे, दूसरे स्टेट जाएंगे, जलालत और फजीहत झेलेंगे वहां जाकर। इसको रोकना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। 6,000 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, सरकार की इच्छा है, लेकिन सोच समझ कर हम ऐसे उद्योग की स्थापना करें, अन्यथा फिर यह जो है प्रयास बेकार चला जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मनीष जी का रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, 6,000 करोड़ रुपया अगर निवेश के लिए लग रहा है तो ये काफी सराहनीय कदम है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी ये बनता है कि कब तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि वादे और दावे तो बहुत होते हैं। जिस तरह से विपक्ष लगातार आप लोगों पर सवाल उठा रहा है, अभी प्रमोद जी ने भी गिनवा दिया, एक फेहरिस्त वो गिनवा रहे थे कि हर कुछ बोल कर बस दावे और वादे कर दिए जाते हैं, जमीनी हकीकत में नहीं उतर पाता। देखिए, प्रमोद जी पढ़े लिखे व्यक्ति है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ और आंकड़े बहुत कुछ है उनके पास, वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन जो वो बोलेंगे पार्टी लाइन पर बोलेंगे, पार्टी लाइन से बाहर बोलेंगे नहीं। मैं जानता हूँ, चूंकि यह उनकी मजबूरी है। मैं अध्ययन कर रहा था, यहाँ पर पैनल में विद्वान पत्रकार भी बैठे। एक चीनी मिल ऐसा नहीं था देश बिहार का जो आजादी के बाद लगा हो। जितने प्रसिद्ध चीनी मिल थे वो सारे आजादी के पूर्व के थे, और बिहार चीनी का हब हुआ करता था। सबसे ज्यादा चीनी जो है बिहार में ही उसका उत्पादन होता था। लेकिन 70 और 80 के दशक के बाद जब किसानों को उसका मूल्य मिलना धीरे धीरे कम हो गया, किसानों का रुझान जो है वह कम होता चला गया, मिलों का उत्पादन जो है, जो जिस स्थिति में नए मशीन लगने चाहिए थे वो लगने बंद हो गए, उसका नवीनीकरण बंद हो गया, किसानों को, मिल मालिकों को, मिलों को घाटा लगने लगा, तो किसानों के प्रति जो है उदासीनता आई और किसानों ने भी जो गन्ना की पैदावार पहले होती थी वह गन्ना की पैदावार धीरे धीरे घटने लगी। और आप जब रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 80 से 90 के दशक में लगभग सारी चीनी मिलें बंद हो गई और किसान को चूंकि पैसा नहीं मिलता था इसलिए किसानों ने गन्ना उपजाना ही छोड़ दिया। आज आप बहुत ज्यादा गन्ना आप चीनी मिलों को स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जितने गन्ना की आवश्यकता है वह आज उपलब्ध नहीं है, किसान उतना उपजा नहीं रही, यह फैक्ट्स है। इसके बावजूद सरकार ने वहां पर लगभग 10 पुरानी मिलें उस इलाके में वह चालू हुई है और 9 की जो है वह चालू होने की स्थिति में है। इथेनॉल की भी फैक्ट्रियां खुली। हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, मैं देख रहा था, आज से 7-8 साल पहले अगर समस्तीपुर इलाके में इनका घर है तो मक्के का समर्थन मूल्य क्या था 7-8 साल पहले? 1100-1200 रुपए, और आज क्या है? दुगना हो गया है समर्थन मूल्य। वो कैसे हुआ है? सरकार के प्रयास से हुआ, ऐसे थोड़ी हो गया है। हाँ, आपकी चिंता जायज है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, आपकी चिंता बिल्कुल सही है कि एग्रो बेस जो है वह उद्योग यहां लगने चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन सरकार उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रही है। सरकार तो केंद्र सरकार के सहयोग से, बैंकों के सहयोग से निरंतर स्टार्टअप के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के उद्योगपतियों को। वो एक माहौल, सरकार व्यवसाय नहीं करती है ना, सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है,
व्यवसायियों को प्रोत्साहित करना है, उसको वो प्लेटफॉर्म तैयार करके देना है जहां पर कि उसको उद्योग लगाने में सुविधा हो। तो सरकार उसका पूरा प्रयास कर रही है, सरकार उद्योगपतियों से संपर्क कर रही है। अब अगर बैंक स्टार्टअप के माध्यम से आज की तारीख में लोन देने के लिए तैयार है, जो पहले उपलब्ध नहीं था, पिछली साल लालू जी के समय में उपलब्ध नहीं था, नीतीश जी के भी, हम जब 2005 और 10 के बीच में उतने सक्षम नहीं थे। ये 14 के बाद जब केंद्र सरकार की पॉलिसी बनी, डबल इंजन की सरकार आई, केंद्र का भी सहयोग मिलने लगा, तब जाके इस ओर कदम बढ़ा है और कई युवा यहाँ प्रोत्साहित होकर काम कर भी रहे। तो सरकार का काम है बोलने को, देखिए राजनीति बतियाने को बहुत होता है, विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध करे, लेकिन आज बिहार में एक वातावरण तैयार किया है सरकार ने उद्योगपतियों के लिए, चाहे वह यहाँ के लोकल उद्योगपति हो चाहे बाहर के लोग हो, ताकि उनको उद्योग बिठाने में कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए जो सबसे प्रमुख समस्या होती थी वो होता था भूमि। तो भूमि बैंक बनाकर भूमि की उपलब्धता, बिजली की उपस्थिति, आज ग्रिड जो है, पावर ग्रिड, आज हर कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल एरिया के पास पावर ग्रिड है। और ऐसे नहीं है, कई ऐसे कॉरिडोर बनाकर कई ऐसे जगह है जहां उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वहां काम चल रहा है, चाहे गया का हो चाहे और अन्य जगहों पर हो। तो ऐसी बात नहीं है 1-2 साल में, 3 साल में। आज मुजफ्फरपुर ही औद्योगिक क्षेत्र देख लीजिए कितना ज्यादा डेवलप कर गया पहले से। तो सरकार के प्रयास से यह हो रहा है, ऐसे थोड़ी हो जा रहा है। अब है क्या कि उसमें दोनों तरफ से है, उद्योगपति भी अपनी भूमिका निभाए, निवेशकों से भी संपर्क हो रहा है। और हमारी माननीय उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने जो कहा है वो कॉन्फिडेंस के साथ कहा है। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। और मैं तो पंकज जी को यही कहूंगा कि भाई ऐसा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी ये सरकार जो है, बिहार की सरकार ने हमको जो है वह 29-30 तक का अगर मैंडेट दिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपके पूरे पैनल को यहाँ पर एक अच्छी औद्योगिक इकाई यूनिट खड़ी करके यह सरकार दिखाएगी, इसका पूरा वादा है मेरा आपके पूरे पैनल के लोगों से। ठीक है मनीष जी, आपके पास लौटेंगे। प्रमोद जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इतने दिन जब सब्र कर लिया गया तो अब थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। लेकिन जो वादे कर रहे हैं ना मनीष जी या बीजेपी सरकार, वो पूरी होगी, उसके लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है। सुना होगा आपने मनीष जी को कि बौखलाहट में आ जाते हैं आप लोग, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अच्छा काम अगर हो रहा है तो तारीफ करनी चाहिए ना। नहीं बताए प्रमोद जी की 90 के दशक में, प्रमोद जी बता दे कितनी चीनी मिलें खुली थी और कितनी बंद हुई थी, सिर्फ इतना ही बता देना प्रमोद जी। हाँ सभा जी, अभी कहा कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तो बिहार की जनता पिछले 21 सालों से इंतजार ही कर रही है। इंतजार के अलावा उसको मिल क्या रहा है। 2014 से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव के पहले आकर के अगर ये वायदा करते हैं बिहार की धरती पर कि अगली बार जब हम आएंगे तो चीनी मिल से उत्पादित चीनी का चाय बना के पिएंगे, और आज 2026 हो गया है, तो पिछले 12 वर्षों से बिहार की जनता इंतजार ही कर रही है। इस बात को आप समझने की जरूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कई सारी बातों को रखने का काम किया कि आजादी के बाद चीनी मिलें खुली। हमें भी पता है कि बिहार में जो है हरित क्रांति, मत्स्य क्रांति, दुग्ध क्रांति, संचार क्रांति, तमाम क्रांति होने का काम हुआ है, और उसमें कोई भी 2014 के बाद नहीं हुआ है। ये सब क्रांतियां जो हुई है वो सब जो है आजादी के बाद हुई है, लेकिन 2014 के पहले ही हुई। अब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 1970 से 90 के दशक के बीच में किसानों की पैदावार का उपयोग नहीं हो पाया, कि खास करके जो है चीनी, जो मतलब कि ईख के किसानों की ये बात कर रहे थे, तो हमारा कहना है 2005 से तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं आखिर प्रोत्साहन नीति किसानों को क्यों नहीं इन लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। अगर प्रोत्साहन नीति लाते, किसानों को अगर उत्साहित करते, प्रोत्साहित करते, तो आज तो जो है सो बिहार में चीनी मिलें खुल गई होती ना, लेकिन खुल नहीं पाई है। मक्का उद्योग की बात कर रहे थे, और बेगूसराय में जो मक्का अनुसंधान केंद्र था उसको दूसरे राज्य में जो है ले जाने का ये लोग काम कर रहे थे। वो तो विपक्ष को पता चल गया, हम लोगों ने राज्यसभा में इसको
इस मामले को उठाने का काम किया, हो हल्ला हुआ, मीडिया के साथियों ने बातें कही, तब इन लोगों ने माना कि नहीं नहीं यहां से दूसरे जगह नहीं जाएगा। ये तो इनकी नीति है। अब सवाल उठता है कि जिस प्रकार से ये निवेश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंतजार करिए, अभी जिस प्रकार से, क्या आपको विश्वास हुआ श्रेयसी सिंह जो उद्योग मंत्री है, उन्होंने जिस कॉन्फिडेंट के साथ ये कहने का काम किया कि 26 नवंबर 2026 यानी अभी के 5 महीने या 4 महीने के बाद, मात्र 4 महीने के भीतर में बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश होगा, क्या कोई बिहारी इस पर विश्वास करेगा? क्या आप एक सजग पत्रकार हैं और इस पैनल पर भी बैठे हुए हैं कुलभूषण जी, काफी पुराने और अनुभवी पत्रकार हैं, मैं इनको आज से नहीं 30 सालों से जान रहा हूं, इनके अनुभव को भी जानता हूं, तो क्या आपको विश्वास होगा कि 5 महीने में बिहार में 5 लाख करोड़ का जो है निवेश होगा? जबकि 2.5 साल पहले 1.81 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ और अभी नतीजा आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है। अभी देखिए पत्रकार महोदय कुलभूषण जी ने बड़ी कई बातें, हाँ ले लीजिएगा जवाब, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, जवाब ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जवाब लेंगे। अभी पत्रकार महोदय ने कहा, कुलभूषण जी ने अपने अनुभव के आधार पे कहने का काम किया कि बिहार में जो है जो भी उद्योग लगेंगे, चाहे वो आप जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने का काम करिए, आप मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने का काम करिए, आप फिशरीज इंडस्ट्री लगाने का काम कीजिए, आप मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री लगाने का काम करिए, लेकिन वो आपसे होगा नहीं क्योंकि आपके पास विजन नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 8 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था और बिहार के चनपटिया में जब महागठबंधन की सरकार थी, हम लोगों ने 17 एकड़ भूमि वहां पर इस मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए उपलब्ध कराने का काम किया था, लेकिन बिहार को मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं मिला। पत्रकारों ने जब टेक्सटाइल मिनिस्टर से जब सवाल किया, जो बिहार से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार इस पे खड़ा नहीं उतरता है। कैसे कैसे सवाल पत्रकार लोग पूछ लेते हैं। अब सोचिए कि बिहार के रहने वाले केंद्रीय मंत्री बिहार के प्रति अगर इस प्रकार का वक्तव्य देने का काम करते हैं, तो क्या इनकी मंशा है बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए? भले प्रवक्ता जो बैठ करके डिबेट में बोल दे, लेकिन इनके मंत्री का ही बयान आता है। आपके पास कम बचा है, जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए ना, वो समय देने का काम एंकर महोदया का है, आप थोड़ा सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल मनीष जी, आपके पास जवाब लेंगे। मनीष जी जवाब आपसे ही लेंगे, सत्ता आप ही हमारे साथ हैं। खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्री हैं चिराग पासवान जी, वो हमेशा क्या कहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बता दीजिए ना कि बिहार के लिए वो पिछले अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब से जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में कितना लगाने का काम किए। MSME मिनिस्टर भी बिहार से ही है, जीतन राम मांझी जी। बतलाने का काम करिए ना कि कितने MSME जो है आपने उद्योग धंधे लगाने का काम किए, लघु एवं कुटीर उद्योग को आपने स्थापित करने का काम किया। सिर्फ बातें करने से बिहार में विकास होगा, इसकी वानगी कहीं नहीं दिखती है। और इनकी जवाब ले लेते हैं सिर्फ काम। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं मनीष जी, छोटा सा जवाब, और भी 2 गेस्ट हमारे साथ हैं, उनका विरोध करूंगा। नहीं, बहुत बड़ा सवाल था, तो छोटा जवाब कैसे हो सकता है? तो उससे बेहतर है कि आप गेस्ट का ही पहले ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि 22,500 करोड़ रुपए का बजट था 2005 में बिहार का, जो अभी बढ़कर 20-21 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया, 3 लाख लगभग 16-17 हजार करोड़ रुपए का। ये 14 अब आप 3,47,000 करोड़। अरे सुन लीजिए ना, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना, 4 लाख करोड़ का कर्ज है बिहार पर। अरे सुनिए, टोका टोकी अगर कीजिएगा तो आप बोलिए, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि आपको बीच में वो डिस्टर्ब करूंगा। एक एक करके बोलिए। बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था। हमसे और आपसे ज्यादा होशियार बिहार के दर्शक हैं, ठीक है, इसलिए हम उन लोगों को थोड़ी समझा सकते हैं। हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। सुनिए प्रमोद जी, सुनिए। तो ये जो 14-15 गुना जो बजट का आकार बढ़ा है, या कोई घोटाले करने से या जमीन लेके नौकरी देने से थोड़ी हुआ है। इसके पीछे वह मेहनत है जो दिन रात यहाँ की सरकार ने 20-21 वर्षों में किया, तब जाके यह बजट का आकार बढ़ा है।
आज नहीं नहीं, गलत मत्स्य के गलत क्षेत्र गलत में आंकड़े मछली- आप प्रस्तुत कर रहे हैं। सुन लीजिए मनीष जी, आप जो बोल रहे हैं ना, तो 1990 में तो जब आप हमारे बोलिए, नेता आप दोनों लालू तरफ- प्रसाद यादव जी दोनों जब आए थे ना, जवाब ले लेंगे, 1000 करोड़ का बजट प्रमोद था, जी, जवाब और ले लेंगे, 2005 खंडन कर दोनों दीजिएगा। 19,000 करोड़ का बजट उन्होंने देने का काम किया। कितना गुना हुआ? 9.5 गुना मात्र 15 साल में बढ़ने का काम हुआ। रुपये का अवमूल्यन आप देख लीजिए। जो सोना 4400 ग्राम जो है मिलता था, आज उसका रेट आप देख लीजिए। ठीक है प्रमोद रुपये जी, का प्रमोद जी, अवमूल्यन लौटेंगे आपके डॉलर पास। प्रमोद जी, लौटेंगे आपके डॉलर पास, जवाब लेंगे और भी लोग हमारे साथ का- एक एक करके सब अपनी अपनी बातें रखिए प्लीज। तो आप ही बोलते रहिए फिर, नहीं मनीष जी, मैंने रोका प्रमोद जी को, आप गीत बात गाता पूरी गाते रहिए। इसीलिए लगातार 4 वर्षों से बिहार की जनता आपसे इतनी खुश हो गई थी 15 वर्ष के शासन काल कीजिए। मनीष में जी, मुद्दे कि पर आज रहिए। मैंने रोका 2025 मनीष जी सीट पर प्रमोद जी लाके को। खड़ा कर दिए। आप इतना अच्छा अरे अच्छा काम सच्चाई किए थे बताइए 15 ना। साल में ना। अब पॉलिटिकल भाषा हम नहीं चाहते थे बोले डिबेट में, चूंकि आपने विद्वान नहीं। पैनल बिठाया है, एक उद्योगपति मनीष जी, बिठाया है, और आपने एक जो है सो इतने अच्छे कुलभूषण जी को बिठाया है। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाह रहा था, मैं आंकड़ों पर ही बात करना चाह रहा हूं। आप बोलिए, मैं उसका जवाब साढ़े बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, साढ़े ठीक है। 22,000 करोड़ का बजट नहीं था 2005 में, आप हमको ये बताइए, था ना? और उसके बाद 28,500 करोड़, 28,500 करोड़ था, 28,500 करोड़ का बजट था। 9.5 गुना बजट में वृद्धि हम लोगों ने करने का काम। प्रमोद जी, हम 90 में आए थे तो 3,000 करोड़ का बजट था। ठीक है प्रमोद जी, थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब लेंगे आपसे। अरे तो आप बाद में खंडन जो कर 3,000 करोड़ का, ऐसा है, जो 3,000 करोड़ का बजट रखे हुए था, चोंच में चोंच तो आप ही उसी के साथ मिला के सरकार चलाए ना। अरे भाई, तो आज आपने किया है तो रुपया का डॉलर के मुकाबले रुपया का क्या असर है ये बताइए ना। ये डिबेट का गलत तरीका नहीं है क्या? आज डॉलर के मुकाबले आपने रुपया को कहाँ ले जाने का काम किया है? विद्वान प्रवक्ता है, वही विषय रखेंगे। ऐसा ठीक क्या, है। ये क्या मतलब तरीका है भाई? प्रमोद जी प्लीज सुन लेते हैं ना प्रमोद जी, जवाब लेंगे आपसे। अपनी बारी विपक्ष में के तौर पे बोलिए, भी आप दूसरे तो को आप ही डिस्टर्ब हमारे कर रहे हैं साथ जब हम जवाब जवाब दे रहे हैं लेंगे। तो। नहीं मनीष जी, आप अपनी ये बात पूरी जनरल कीजिए और भी लोगों का ये रोक राजद का संस्कार, प्रमोद जी आप तो बड़े लिखे व्यक्ति हैं, राजद अरे का संस्कार को डिबेट में- कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ठीक है ना प्रमोद जी, नहीं, थोड़ा धैर्य नहीं, रखिए। ये मनीष जी गलत बात तरीका है ना। पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज अगर मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है बिहार, मत्स्य उत्पादन में आज पूरी तरीके से, या 2014 के पहले क्या था? हर घर बिजली पहुंची थी क्या? नहीं था, वो स्थिति नहीं थी। अब सरकार में तो हम 2005 से थे, लेकिन हर घर बिजली नहीं पहुंची थी किसानों के पास। आज जब हर घर बिजली पहुंच गई, 100% लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, हर टोले मोहल्ले में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो आज इंडस्ट्रीज में देखिए यहाँ का पैदावार बढ़ा है पहले की अपेक्षा में। किसान पहले से ज्यादा सशक्त हुए हैं, उनकी आमदनी जो है, उत्पादन मूल्य आज पहले से घटा है। आज उत्पादन मूल्य उनका जो है पहले से घटा है, इसलिए कि वो संसाधन सरकार उनको उपलब्ध कर पाई। ठीक है, हमको समय मिला, और क्यों नहीं मिला समय, ये भी मैं बता दूं। 10 वर्ष यूपीए की सरकार थी, क्या सपोर्ट मिला था? हम 20 से थे, हम 2005 से थे, लेकिन तब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, और वो 10 साल जब हम एनडीए की सरकार में, नहीं एक मिनट, एनडीए की सरकार में हम आए तो सरकार ने हर सेक्टर्स में हमको मदद किया केंद्र से। ठीक है, हम पिछड़े राज्य है, पिछलग्गू है, आज भी हम पिछड़े हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जहां बिहार आत्मनिर्भर हुआ है, हम आज उद्योगपतियों की बात चल रही है, उद्योग की बात चल रही है। कल यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था, आज यहाँ इसलिए नहीं आता है कॉर्पोरेट की यहाँ शराब बंद है, उसको मीटिंग करने में नहीं बनेगा, ये एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। लेकिन उसका भी हमको सामाजिक प्रोस्पेक्ट में अगर देखें तो हमको एक लाभ मिलता है। ठीक है, तस्करी होती है शराब की, वो एक अलग विषय है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि यहाँ की माताएं, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है, उसमें शराब के कारण जो दिक्कत होती थी वो बंद है। घाटा भी है, उसका फायदा भी है, ये एक अलग विषय है बात का। लेकिन इन सबके बावजूद बिहार में हमने एक स्वच्छ और एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास तब से किया। अब पिछले 4-5 वर्षों से प्रति चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने जब वादा किया है बिहार की जनता से, यहाँ पर उद्योग धंधे खड़े किए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री की गारंटी ही उनकी गारंटी है, कहने की गारंटी। इसलिए मैंने कहा कि जो वक्त बिहार की जनता ने हमें दिया है,
मैं पूरे पैनल को आश्वस्त करता हूं कि तब तक बिहार उद्योग के क्षेत्र में अपनी एक पहचान लगा पाएगा। आज ही बाढ़ का जो पावर प्रोजेक्ट खड़ा है, जो आजाद भारत में आप कह रहे हरित क्रांति का बिहार में क्या सही, आप जरा कुलभूषण जी बता दीजिएगा हमको, मेरी भी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। अरे हरित क्रांति का फायदा तो पंजाब को मिला, हरियाणा को मिला, मध्य प्रदेश को मिला, उत्तर प्रदेश को मिला, बिहार को क्या मिला हरित क्रांति का फायदा भाई? ठीक है मनीष जी, जवाब ले लेंगे। प्रमोद जी आपके पास लौटेंगे, आपसे ही जवाब लेंगे। प्रमोद जी 10 सेकंड हमको दे दीजिए, उसके बाद इन लोगों को अभी ये यूपीए गवर्नमेंट तो हम भी मांगेंगे टाइम। ये गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, अपने अपना पक्ष रखिए, कंपटीशन इस पे भी करेंगे। अब आप लोग बताइए कंपटीशन ये क्या बात है? जब आप जवाब मनीष जी तो आपको भी तो मैंने मौका दिया ना, आपने भी तो मुझसे यही बात करी। उनके पहले मुझे जवाब देने दीजिए, फिर बाकी गेस्ट करो कीजिएगा, वरना आप उनसे ही रिएक्शन ले लीजिए। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है मनीष जी, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ये मैं डिसाइड कर इतना में तो हम जवाब देंगे। करना चाहिए किसी को भी डिबेट में, आप डिस्कस कीजिएगा, खुद डिस्टर्ब होइएगा, अभी मत कीजिए। ठीक है अभी ये प्रमोद जी बात पूरी अभी ये यूपीए गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। जब 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट बना, कारखाना नहीं प्रधानमंत्री हमारे साथ उनको बात करने दीजिए, फिर आप लोगों के पास लौट जाए। झूठा तथ्य कैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, ये सारी योजनाएं हम लोगों ने देने का काम किया था, जिसका जो है लाभ नीतीश कुमार जी लेने का काम किए। 1000 गांवों की जहां बसावट थी ना, जहां पे लोग रहते थे, वहां पर पहुंच पथ देने का काम किया, एसएच को एनएच में कन्वर्ट करने का काम किया। इनको क्या पता है? ठीक है मनीष, अरे शांत हो जाइए आप दोनों, आपको जानकारी नहीं है। करना चाहूंगी विवेक जी, कितना आपको जानकारी नहीं है, आप अधूरा जानकारी लेके बैठे हैं। योजना कम शांत हो जाइए मनीष जी प्लीज शांत हो जाइए, और भी लोग हमारे साथ हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। विवेक जी, कितना बदला है बिहार का तस्वीर, जो है बिहार की तस्वीर कितनी बदली और आने वाले समय में कितनी बदल पाएगी? अगर इन योजनाओं का लाभ मिल जाता है तो कितना डेवलप कर पाएगा ये? जी बदलाव तो हुआ है, बट डेवलपमेंट में अभी टाइम लगेगा। जैसा मैंने अपने लास्ट बार आपको बताया कि जैसे अभी ट्रस्ट लोगों के अंदर विश्वास अभी तक कायम नहीं हो पाया है, और कुलभूषण सर ने जैसा बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की जी, तो ये बहुत सही रहेगा बिहार के लिए। जैसे अभी जो मेरे इलाके में मोतीपुर शुगर फैक्ट्री एक थी जो बंद पड़ी हुई है काफी दिनों से, और उस इलाके में काफी गन्ना उत्पादन होता था, बट फैक्ट्री के बंद होने के कारण किसानों ने गन्ना उत्पादन बंद कर दिया। तो अगर ये मिलें या फिर और भी अदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर लगती है जिस इलाके में भी, या तो आइदर वहां पे प्रोडक्शन हो रहा हो उस रॉ मटेरियल का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मर से मान लीजिए जो उद्योग लगाएंगे लोग, वो लोग प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो वो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, वो हम लोग कर सकते हैं, बट जो अभी तक का सिचुएशन है उस हिसाब से थोड़ा समय लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एग्रो बेस्ड पे ही काम करने से काफी अच्छा फायदा बिहार में होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ही इसमें। जी बिल्कुल ठीक है। कुलभूषण जी, क्या लगता है नया केंद्र बन पाएगा बिहार निवेश का? क्योंकि जिस तरह से अभी विवेक जी भी बता रहे हैं कि भरोसे की थोड़ी कमी है अभी भी। नहीं, ये तो थोड़ा विवेक जी कहना सही है। भरोसा इसलिए है कि कोई उद्योगपति आएगा, उन्हें आमदनी चाहिए, वो तो ऐसे कोई मठ मंदिर खोलने यहाँ आएंगे नहीं, उनको तो सुविधा चाहिए, सब्सिडी चाहिए, कुल मिलाकर आमदनी चाहिए, ताकि हाँ उस आमदनी में बिहार का जो भला हो जाए। मेरा ये सिर्फ इतना ही कहना है, ये 6000 करोड़ रुपया एक बड़ी राशि है, इसका यदि जुडिशियस यूज हो, यदि बिहार में एग्रो बेस्ड दूध दही बेस्ड हो या फिर मखाना उद्योग हो, मछली आधारित यदि हम इंडस्ट्री कुछ खड़ा करते हैं तो इसमें आदमी की अधिक आवश्यकता होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इसका बड़ा उपभोक्ता हम खुद अपने हैं, बिहार के लोग हैं। बिहार के लोगों को उसको थोड़ी राहत मिलेगी, कम रेट में मिलेगा, और हमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उद्योग की हैं, उन्हें एक बड़ा पैनल का डिस्कशन अपने अधिकारियों का, उद्योगपतियों का सब करना चाहिए। देखिए, बुरा नहीं मानिए, उद्योगपति लाभ के लिए आते हैं, उनके एजेंडा में रोजगार कितना है हम नहीं जानते हैं, लेकिन सरकार के एजेंडा में, हम जर्नलिस्ट के एजेंडा में और पैनल में हमारे जो पॉलिटिकल मित्र हैं, इनके एजेंडा में हमारा बिहार होता है, जहां हमारे बिहारियों को पलायन न करना पड़े। तो मेरा ये कहना है कि देर से हो, जरूरी नहीं है कि 5 महीना में उद्योग खड़ा हो जाए, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत बड़ा से बड़ा एग्रो बेस्ड उद्योग हम खड़ा करें, बड़ा से बड़ा हम अपने उत्पादित, जैसे उत्तर बिहार में ओल का उत्पादन अधिक है, पूरा का पूरा समस्तीपुर वैशाली को केरल कहा जाता है, मसाले की खेती बहुत अधिक होती है, इसका हम स्टडी करके वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगावे, तो हमारे उद्योगपतियों को भी लाभ होगा और बिहार के लोगों को भी लाभ होगा, इसका सब हम भागीदार बनेंगे। और हमारे लोग जो ट्रेन में लद कर, मैंने ये कह सकते हैं कि जानवरों की तरह लद के हम जो दिल्ली जाते हैं, आप यदि देखेंगे तो मन द्रवित हो जाएगा। इससे, इस पीड़ा से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारे सभी पॉलिटिकल मित्र भी चाहेंगे ऐसा, लेकिन जरूरी है इसको हर स्तर पर डिबेट कर लें और हमें कौन उद्योग चाहिए और इसके लिए क्या क्या जरूरत है, इस पर स्टडी कर लें, देर ही सही, लेकिन जो पिछले दिनों गलती हुई है, जो धोखा हुआ है, उससे हम बचें और उद्योग की स्थापना करें। बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण जी, 30 सेकंड देना चाहूंगी मनीष जी को और प्रमोद जी को, तो पहले मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, देखिए बात तो सही है, अब बिहारियों को ये नहीं चाहिए कि इतनी जल्दी हो जाए, जब इतना इंतजार किया है तो हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, पर ऐसा ही चाहिए कि अब जो काम हो तो कम से कम एटलीस्ट पलायन ना करना पड़े, क्योंकि पलायन कितना होता है बिहार में, इस बात से मतलब ये किसी से छिपा नहीं है। और एक उदाहरण मैं खुद का भी दे सकती हूँ इस पे, कि मैं भी बिहार राज्य से ही हूं, लेकिन अगर बाहर आना पड़ रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं मनीष जी, तो इस बात को मानते हुए ये आश्वासन दे दीजिए कि अब जो है अब बिहारियों को पलायन नहीं करना होगा। देखिए, ऐसा है, मैंने अध्ययन किया था, शायद कुलभूषण जी को पता हो, तो एक समय था जब 22,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार का बनता था, तो 11,000 के आसपास करोड़ जो है ना रुपया, वो बिहारी मजदूर, वो जो पलायन अभिशाप है या वरदान है, 11,000 करोड़ रुपए की राशि जो है, चाहे वो फॉरेन से आता हो या बिहार के दूसरे प्रांतों से आता हो, पोस्टल के माध्यम से विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में आता था। उसमें एक सवाल उठा था, मैं भी उस डिबेट का हिस्सा था, कि ये पैसे जो जिसको पलायन को अभिशाप लोग मान रहे हैं, या बिहार की अर्थव्यवस्था में, वो भी खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितनी सहायक है, जो कि 11,000 करोड़ रुपए की बात मैं कह रहा हूँ, बड़ा ऑथेंटिक मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ। तो देखिए, वो एक दूसरा विषय है। आज भारत के लोग पूरे विश्व में हैं, तो उसको क्या कहिएगा, नेगेटिव लीजिएगा या पॉजिटिव लीजिएगा, पूरे विश्व में वो पलायन ही किए हैं। आज बिहार के लोग पूरे भारत में हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे, ये एक दूसरा विषय है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, इस पे अगर डीपली बात करेंगे तो ये विषय और लंबा हो जाएगा, क्योंकि पलायन जिनको घर छोड़ना पड़ता है उनको ही पता होता है। समय की कमी है मनीष जी, समय की कमी है। 30 सेकंड प्रमोद जी से भी ले लेते हैं। 5 सेकंड। लेकिन मखाना के क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार लगातार प्रमोट करके आज पूरा उत्तर बिहार में एक लंबा चैनल शुरू किए, वह सब प्रयास के माध्यम से या जीआई टैग देकर, वो प्रयास के सरकार के निरंतर प्रयास से हो रहा है। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है, बतौलाबाजी केवल नहीं हो रहा है, लालू जी वाला भाषणबाजी नहीं हो रहा है। ठीक है मनीष जी, समय की कमी है, बात समझिए। प्रमोद जी इसको 30 सेकंड, प्रमोद जी आखिर देखिए, ये सरकार जो है ना, हेडलाइन मैनेजमेंट के बल पर अखबारों में, मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार के लगातार बयान दे रहे हैं। और लगातार तो इन्हीं की सरकार है 21 सालों से, बावजूद बिहार में ना कोई इंडस्ट्री लगा है और ना ही पलायन की ये बात कर रहे हैं। देखिए, पलायन होता है, एक मेघा शक्ति का पलायन है कि अवसर की तलाश में, अच्छे अवसर की तलाश में जाना, लेकिन यहाँ तो मजबूरी में लोग जो जिनको घर में जो है 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है, वो अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के रिक्शा ठेला चलाने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण पलायन है। अगर बिहार में इंडस्ट्री लगता है, बिहार में अगर विकास होता है, तो वो पलायन तब रुकेगा और बिहार में लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है प्रमोद जी, कुलभूषण जी, विवेक जी, मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।